अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 का लेक्चर 27 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे एक नया टॉपिक आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। पिछले जो टॉपिक्स थे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले, वो अब लेक्चर 26 पे एंड हो गए हैं। नया टॉपिक है आपका ये, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं, पहले तो उनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दोज फंक्शंस फॉर विच द डोमेन कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड द रेंज कंसिस्ट ऑफ वेक्टर्स इन 2D स्पेस और 3D स्पेस आर कॉल्ड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। यानी ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर हम उनकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स लेते हैं। डोमेन का मतलब है कि जो वैल्यूज़ हमने पुट करनी होती हैं वो रियल होती हैं। उसके अलावा जो रेंज होती है, रेंज का मतलब यानी ये वैल्यूज़ पुट करने से जो आंसर्स आते हैं फंक्शन के, वो अगर वेक्टर्स हैं, वेक्टर 2D में भी हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। सच फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2D स्पेस। अब अगर वो 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है, RT, ठीक है। जैसे हम फंक्शन लिखते थे ना f(x), इसी तरह से R(t) इज इक्वल टू x(t), y(t), यानी ये पॉइंट फॉर्म है इसकी। ये जो फॉर्म है, ये हम अगर पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो पॉइंट में क्या होता है, पहले x आता है, कॉमा लगा के फिर y आता है। तो x(t) यानी x वाला फंक्शन, कॉमा लगा के y(t) यानी y वाला फंक्शन। और अगर हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये नीचे वाली वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसको लिखते हैं x(t) साथ में i, ठीक है। ये इसका यूनिट वेक्टर है, साथ में जो y है उसके साथ j लगा देते हैं। और ऐसे फंक्शन को हम अगर 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 3D स्पेस के अंदर 3 जाहिर है हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। 2 डायमेंशनल में x और y होते हैं, 3 डायमेंशनल में सेम नोटेशन होगी, लेकिन x y के साथ z आ जाएगा। ये पॉइंट फॉर्म हो गई उसकी। और जब हमने उसे वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो इन तीनों के साथ i j k लगा के और दरमियान में हम प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो x y और z हैं, x(t), y(t) एंड z(t), इन्हें हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। यानी ये चीज़ें हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यूज़ पुट करते हैं वो हमारी डोमेन होती है, और ये जो डोमेन है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। और जो हमारा आंसर आएगा जैसे R(t), ये हमारा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। These फंक्शन आर कॉल्ड कंपोनेंट फंक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ R। हम इसे कंपोनेंट फंक्शन कहते हैं या R के कंपोनेंट्स कहते हैं। उसके बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं कि हम इन्हें अगर इनकी नोटेशन या प्रेजेंटेशन कैसी होती है। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आम जैसे वेक्टर्स को हम या तो बोल्ड फेस लेटर से शो करते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर एरो लगा देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, या तो हम उसे बोल्ड फेस लेटर से शो करेंगे, या अगर लाइट फेस लेटर से शो कर रहे हैं तो उन्हें इटैलिक फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी थोड़ा सा तिरछा करके लिख देते हैं। आती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को अगर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन में 2D स्पेस या 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो हम उन्हें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको दे दिया कि आप कंसिडर करें एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू x(t) एंड y इज इक्वल टू y(t). 2 वेक्टर्स आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये अलग से रिमार्क है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब है कि x को हमने x(t) की फॉर्म में लिख दिया, y को हमने y(t) की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद आता है कि 2 वेक्टर्स आर इक्विवेलेंट। 2 वेक्टर्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल वेक्टर इक्वेशन। यानी ये 2 वेक्टर्स जो है इक्वल कब होंगे, अगर उनके करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक्स आई लिखा हुआ है प्लस वाई जे लिखा हुआ है और इस साइड पे है 2i प्लस 3j, तो ये जो i वाला है ये इस i के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अगर ये वैल्यूज़ इक्वल हों, यानी यहाँ पे भी इसकी वैल्यू x की अगर 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो हम कहते हैं कि ये इक्वल दोनों वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। और ये जो ऊपर आपको उन्होंने कम्पैक्ट फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं, उन्हें हम सिंगल वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, यानी आप क्या करें, मिला के लिखते हैं इनको, x इज इक्वल टू x(t), y इज इक्वल टू y(t), इनको इकट्ठा करके लिख दें। यानी इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये xi बनेगा और ये yj बनेगा। तो इन दोनों को हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, और इस साइड पे x(t) के साथ भी i लग जाएगा और y(t) के साथ j लग जाएगा, तो इन दोनों को भी हमने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया। तो ये इसे हम कहते हैं सिंगल वेक्टर इक्वेशन, सिंगल वेक्टर इक्वेशन, ठीक है।
इसी तरह से अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो उसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी वो x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इज इक्वल टू y ऑफ टी एंड z इज इक्वल टू z ऑफ टी। और इन्हें हम सिंगल वेक्टर इक्वेशन में जब लिखेंगे तो ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ये तीनों ऐड हो जाएंगे, और इस साइड पे x ऑफ टी प्लस y ऑफ टी प्लस z ऑफ टी, इन तीनों के साथ भी हमने i j k लगा देना है। अच्छा जी, अब हमने ऊपर बात की थी कि इक्वल या इक्विवेलेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं। उसकी एग्जांपल 2D में अगर हम देखते हैं कि r हमारे पास अगर एक्स आई प्लस वाई जे है और r ऑफ t क्या होगा, यानी इसके साथ हमने अगर t लगा दिया है तो इन दोनों के साथ भी t लगा देंगे, तो x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j, ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, बाकी इसकी नोटेशन उस जैसी ही है। इसी तरह से 3D के अंदर अगर x y z ये जो वेक्टर्स हैं अगर ये r के इक्वल हैं तो r ऑफ t जो है, यानी अगर t वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तीनों के साथ तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जैसे हमने ये ऊपर लिखी हुई थी। तो अगर ये और ये इक्वल हैं, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर दोनों इक्वल हैं तो r और r ऑफ t यानी सेम वेक्टर्स को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये अगर दोनों सेम हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो r है वो इक्वल है r ऑफ t के, जैसे हमने ऊपर कहा था कि x जो है वो इक्वल है x ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t एंड z इज इक्वल टू z ऑफ t। इसी तरह से r जो है वो इक्वल है r ऑफ t का, और ये हमने ऊपर से इस तरह से प्रूफ भी कर दिया है। अब एग्जांपल करते हैं, इंतहाई इजी एग्जांपल है ये पहली, तो आपकी एक्सप्रेस गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन इन सिंगल वेक्टर इक्वेशन। आपने इसे सिंगल वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमने ऊपर देखा है ना सिंगल वेक्टर में कैसे लिखते हैं, हमने सिर्फ दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना होता है और साथ में आई जे लगा देना होता है। तो यहाँ पे देखें आपको पहले दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 3t, तो इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, यानी ये x और y ऐड होंगे तो वो x प्लस वाई बन जाएगा। दोनों के साथ i और j लगा दिया हमने, इक्वल के इस साइड पे t स्क्वायर के साथ भी i आ जाएगा और 3t के साथ j आ जाएगा, तो t स्क्वायर i प्लस 3tj। सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम यही इसी तरह से आपने करना है, x इज इक्वल टू कॉस टी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन टी है और z इज इक्वल टू टी है। तो हमने इसको सिंगल वेक्टर इक्वेशन में लिखने के लिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के लिखना है और इक्वल के दूसरी साइड पे कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के। तो ये हमने इसे सिंगल वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आता है फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर इक्वेशन, यानी अब उसके पिछली एग्जांपल के ऑपोजिट जाना है हमने। वहाँ पे हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई थी और हमने वेक्टर इक्वेशन बनाई, यहाँ पे वेक्टर दी हुई है और हमने पैरामीट्रिक बनानी है। तो हमें यहाँ से कंपेयर करके पता चल जाएगा, देखें i के साथ x है और यहाँ i के साथ ये है, तो ये x की वैल्यू होगी ना, यानी x इक्वल हो जाएगा t क्यूब प्लस 1 के। इसी तरह से यहाँ पे j के साथ 3 है और यहाँ j के साथ y है, तो y इक्वल हो जाएगा 3 के और z जो है वो इक्वल हो जाएगा e पार t के। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ग्राफ स्केच करना है। अब स्केचिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं ये यूजुअली नहीं आते होते पेपर में, क्योंकि वहाँ पे आपको इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते आप ग्राफ अपना। तो अगर आ भी जाते हैं, यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे डिस्क्राइब वाले आते हैं कि आपने इसका ग्राफ डिस्क्राइब करना है कि कैसे बनेगा, तो वो तो लिख के करना होता है, वो आप कर सकते हैं। और अगर स्केच वाला आ भी जाता है तो आपने क्या करना है कि उसको डिस्क्राइब कर देना है ताकि आपको उसके ज़्यादा मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत डिडक्शन हो भी जाती है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने उसको डिस्क्राइब लाजमी करके आना है, स्केच देख के उसको छोड़ नहीं देना फाइनल टर्म के अंदर। अब यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, और टी की जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के दरमियान है। अब हमने ये फंक्शन लिखा अपना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, यानी आर ऑफ टी इज इक्वल टू ये होता है ना एक्स आई प्लस वाई जे, ये हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू x की हो जाएगी, या हम इसकी जगह वैल्यू लिख के कंपेयर करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू हो जाएगी कॉस टी और ये y की वैल्यू हो जाएगी साइन टी। अब इन दोनों इक्वेशंस का आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी बन गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी बन गया। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, लेफ्ट साइड्स इनकी आपस में ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड्स आपस में ऐड हो जाएंगी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है सर्कल की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई विद रेडियस
1, यानी जो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी है 1, और अगर हम अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू भी 1 ही आएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक इस इक्वेशन का ग्राफ एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा 1, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि जो एंगल है वो 0 से 2 पाई तक जा रहा है ना, तो 0 से आप शुरू करेंगे और 2 पाई की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर तो इतना ये डिस्क्रिप्शन जो है ये सारी आपने वहाँ पे देकर लाजमी आनी है। नेक्स्ट के अंदर भी उन्होंने कहा स्केच द ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर ऑफ टी, और यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल दिया हुआ है, यानी आई जे के तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमने लिखा कि आर ऑफ टी जो है वो इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कॉस टी आ गई, वाई की साइन टी आ गई और जी की 2 आ गई है। अब यहाँ पे भी जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस है ना, इन दोनों का आपने स्क्वायर लेके ऐड करना है, सिमिलरली जैसे पिछली हमने एग्जांपल के अंदर किया है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह हम 1 लिख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अब जो z है ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इससे तो हमें पता चल गया कि एक हमने ये ग्राफ में दोबारा यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ कि ये हमने इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ होगा जिसका रेडियस जो है वो 1 है, तो ये रेडियस 1 आ गया। अब z जो है ना, z की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है कि आपने इसको पकड़ के स्ट्रेच कर देना है ऊपर y एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस के अलॉन्ग बाय 2 डिजिट्स, ठीक है। यानी एक ही आपका y एक्सिस है, नीचे x एक्सिस है और ये वाला z एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपने x और y के साथ तो एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या था 1 था। अब z एक्सिस के अलॉन्ग आपने 2 नंबर्स तक इस ग्राफ को पकड़ के या इस सर्कल को आपने सेंटर से स्ट्रेच कर देना है, तो इससे क्या होगा कि एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। और इस साथ हमने इक्वेशन लिख दी कि इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ वेक्टर इक्वेशन आर इज इक्वल टू, ये आपको उसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से x की वैल्यू बनती है जो i के साथ है -2 + t, y वो होता है जो j के साथ होता है यानी 3t, और z वो होता है जो k के साथ होता है 5 - 4t। अब ग्राफ जो है इसका वो क्या होगा, अब देखें सिर्फ t नहीं है यहाँ पे, ठीक है, साथ में कांस्टेंट भी दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ना i j k के साथ जो कांस्टेंट थे उनको आप जो है वो अलग कर लें, यानी -2 3 और 5, -2 0 और 5 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ तो कोई कांस्टेंट नहीं है ना, ये जो 3t है इसके साथ शुरू में कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। इस t के साथ एक कांस्टेंट प्लस हो रहा है, इस t के साथ भी एक कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है, लेकिन इस t की वैल्यू के साथ कोई कांस्टेंट शुरू में प्लस या माइनस नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे x के साथ तो -2 एक्स्ट्रा था, y के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो 0 आ जाएगा, और z के साथ ये 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो इसका ग्राफ जो होगा वो एक लाइन होगी जो पास करेगी इस पॉइंट से, ठीक है, और पैरेलल होगी 2, किसके पैरेलल होगी, अब ये जो आपने हटा दिए ना यहाँ से ये कांस्टेंट, तो पीछे क्या रह गया टी आई, ठीक है। तो टी अगर हम इग्नोर कर दें तो ये 1i बचता है, यहाँ से टी इग्नोर कर दें तो 3j बनता है, और यहाँ से टी इग्नोर कर दें तो 4k बनता है। तो i + 3j - 4k, ये आपने यहाँ पे इक्वेशन बना दी, एक वेक्टर बता दिया कि जिसके ये पैरेलल होगा, ठीक है। ये आपके क्विज में भी आया हुआ था, तो इसकी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है हमने इसमें, पहले कंपेयर करके हमने x y z की वैल्यूज़ लिखी, फिर जो कांस्टेंट शुरू में ऐड या सब्ट्रैक्ट के साइन के साथ थे वो हमने अलग किए। तो हमने कहा कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, और उसके बाद आपने कांस्टेंट और t जो है वो यहाँ पे इग्नोर कर देना है, इनके अंदर सिर्फ i j k की जो वैल्यूज़ होंगी वो आपने लिख देनी है। तो ये जो लाइन होगी वो इस वेक्टर के पैरेलल होगी। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन r of t is called twisted cubic. Show that this curve lies on parabolic cylinder y is equal to x square and sketch graph for t greater than equal to 0. अब यहाँ पे आपको उन्होंने कहा है कि एक ट्विस्टिक क्यूब है जिसकी आपको इक्वेशन दे दी है उन्होंने, वो हमने इक्वेशन लिखी है, x की वैल्यू t होगी, y की t स्क्वायर होगी और z की वैल्यू t क्यूब होगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x को अगर हम ये जो x t है x इज इक्वल टू t, ये अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, यानी इस t की जगह हम ये वाली वैल्यू इसकी पुट कर दें, यहाँ t किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है ना, तो इस t की जगह हम x पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है। अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया और हमें क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो कर्व है ये लाई करती है पैराबोलिक सिलेंडर के ऊपर। अब अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है तो वो किस तरह से बनेगा, अगर हम t से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से, t जो है वो अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें तो जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी ये ओरिजिन होता है ना आपका, यहाँ से आप t स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो x, y और z की वैल्यूज भी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू टी है ना, t इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा, यहाँ भी t इंक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, t इंक्रीज होगा तो z इंक्रीज होगा। तो यानी t जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो बाय इंक्रीजिंग t वैल्यूज ऑफ x, y, z ऑल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जी ग्राफ्स ऑफ कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। इफ c इज अ कांस्टेंट वेक्टर यानी जिसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो रही हो, इन द सेंस दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर, यानी वो कांस्टेंट किस तरह से है, पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, देन द ग्राफ ऑफ r इज इक्वल टू c इज अ सिंगल पॉइंट सिंस द रेडियस वेक्टर रिमेन्स फिक्स्ड विद टिप एट c। यानी इस तरह का जो फंक्शन है उस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं अगर वो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा और उसका ग्राफ जो है वो एक सिंगल पॉइंट बनता है। उसके बाद है जी 2D स्पेस के अंदर क्या होगा, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वो 2D स्पेस के अंदर हम कैसे शो करते हैं। c इज इक्वल टू, अगर एक्स आई वाई जे की जगह हम एक्स नॉट आई वाई नॉट जे लिख दें तो जो ग्राफ होगा ना वो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट होगा। हमने पीछे कहा था ना ग्राफ इज अ सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट कौन सा होगा, ये एक्स नॉट वाई नॉट, यानी आई का कोएफिशिएंट और जे का कोएफिशिएंट। और अगर सी जो है वो 3D स्पेस के अंदर 3 आ जाते हैं ना, एक्स वाई जी, तो फिर जो सिंगल पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। और एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी वो चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल करते हैं, द ग्राफ ऑफ आर ऑफ टी जो है आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना है, स्केच नहीं करना। x क्या होगा, कॉस टी होगा, y क्या होगा, साइन टी होगा, और z जो है वो 2 होगा। दे फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 1। यहाँ पे क्योंकि ये हम पहले 2-3 एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन दोबारा नहीं की। तो आपको अगर याद हो तो क्या करना था, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा अगर हम इन दोनों को स्क्वायर लेके ऐड करें, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह हम 1 लिख देते हैं, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, और वो इक्वेशन किसकी बनती है, सर्कल की बनती है, और रेडियस जो है उसका 1 आता है। ठीक है, और z के अलॉन्ग जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, 2। अब यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो हमें जो है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, आर ऑफ टी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमें कॉस टी दी हुई थी, उसका स्क्वायर लिखते हैं, वाई की वैल्यू हमें साइन टी दी हुई है, और जी की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो ये सर्कल जो है ये कहाँ लाई करेगा, सरफेस ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस अंडर रूट 5, ऐसे स्फेयर पे लाई करेगा जिसके रेडियस की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई मसला है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।